बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछला लेक्चर हमारा पाइल्स के ऊपर था और आज एक और बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ मैं, और इट इज़ अबाउट हेपेटाइटिस, क्योंकि लिवर का काम है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखना, और अगर लिवर फंक्शन सही ना कर रहा हो तो उसके लिए जो है बॉडी के अंदर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं उसके मेल फंक्शन के ऊपर। तो हेपेटाइट सबसे पहले हमें ये जानना है कि हेपेटाइटिस है क्या। हेपेटाइटिस मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये कि हैपर जो है वो मेडिकल लैंग्वेज है लिवर का, और किसी भी ऑर्गन के आगे ITIS लग जाए तो उसका मतलब होता है हेपेटाइटिस। ITIS का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन। तो हेपेटाइटिस मीन्स जिगर की सूजन, जिगर की सोजिश। तो उसके ऊपर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास हम जो है बहुत जिसको कहते हैं कि हम 3 टाइप के हेपेटाइटिस को बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि हेपेटाइटिस A, B, C, लेकिन हेपेटाइटिस की सब क्लासेस होती हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E और G। तो हम अब एक-एक करके इन टाइप्स को थोड़ा-सा ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले तो हेपेटाइटिस A। हेपेटाइटिस जो है, इसका वायरस जो है वो नॉन एनवेलप्ड होता है और सिंगल स्ट्रैंड होता है RNA का, और इसका डायमीटर अबाउट 27 नैनोमीटर होता है। ठीक है। अब जो है रफली 20% ऑफ स्पोरेडिक केसेस जो होते हैं वो जो है ऑफ एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस अमंग ट्रैवलर्स, यानी ट्रैवलर्स के अंदर 20% केसेस जो है हेपेटाइटिस A के होते हैं। फिर उसके बाद जो है हेपेटाइटिस हैज़ प्रोडक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन एंड proclivity for children and young adults, and it is endemic to underdevelopment countries या nations। तो बच्चों और यंग एज के लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, और अंडर डेवलप नेशंस के अंदर भी जो है ये बहुत ज़्यादा होता है। अबाउट 40% ऑफ पीपल हैव IgG एंटीबॉडीज़, यानी 40% लोगों के अंदर IgG एंटीबॉडीज़ होती हैं। अच्छा, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? बॉडी के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन प्रोटीन्स होती हैं, और बॉडी की अपनी प्रोटीन्स के ऊपर नॉर्मली एंटीजन्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव सेल्स होते हैं, वो उनके ऊपर अटैक नहीं करते। लेकिन इन केस अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो वही एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी के अपने एंटीजन्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। तो इसके अंदर ये एक इश्यू होती है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर IgG एंटीबॉडीज़ हैं जो इंडिकेट करती हैं पास्ट इन्फेक्शन, यानी उसको पहले से भी इस चीज़ का इन्फेक्शन हो चुका हुआ है। फिर उसके बाद आ जाता है हेपेटाइटिस A इज़ ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट, यानी कच्चा खाना सही से पका हुआ ना हो, तो उस ज़रिए से जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद हेपेटाइटिस A वायरस हैज़ एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 2 to 6 वीक, यानी एक दफ़ा ये आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया तो ये 2 से 6 हफ्ते लेगा अपने सिम्टम्स सामने लाने में। इन 95% ऑफ पेशेंट्स द इन्फेक्शन इज़ साइलेंट। 95% पेशेंट्स के अंदर ये इन्फेक्शन जो है ये खामोश रहता है। उसके अलावा इट डज़ नॉट कॉज क्रॉनिक डिजीज़ और दी कैरियर स्टेट, यानी क्रॉनिक डिजीज़ भी कॉज नहीं करता, क्योंकि ये एक एक्यूट किस्म का वायरस है। क्रॉनिक डिजीज़ में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और उसके बाद कैरियर स्टेट में भी ये नहीं जाता। कैरियर स्टेट ये होता है कि वो जीन में जाके बैठ जाता है, तो जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो वहाँ पर एक्टिव हो जाता है। तो ये कैरियर जिस बंदे की जीन्स के अंदर जाके बैठ जाता है उसको कैरियर कहते हैं। अच्छा, एक्यूट इन्फेक्शन इज मार्क्ड बाय एंटी हेपेटाइटिस A वायरस IgM इन द सीरम। ठीक है।
एक्यूट केसेस के अंदर ये होता है कि सीरम के अंदर आईजीएम एंटीबॉडी होती है, ठीक है। आईजीजी एंटी एचएवी अपीयर्स इन आईजीएम, अपीयर्स एज आईजीएम, यानी आईजीजी जो है वो बाद में अपीयर करती है आईजीएम की फॉर्म के अंदर। Declines can be persist for years, perhaps for life, conferring immunity and indicating past infection. अच्छा, इसका डिक्लाइन जो है वो जो है persistently ईयरली आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। परहैप्स फॉर लाइफ, कन्फरिंग इम्यूनिटी अगर बहुत अच्छी है उसकी तो वो इसको इजीली टैकल कर सकता है। एंड इंडिकेटिंग पास्ट इन्फेक्शन। अच्छा, उसके अगर आगे आ जाए हम, हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये भी आपको स्क्रीन पर डायग्राम भी आएगी। डायग्राम से आपको आइडिया हो जाएगा कि हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। रिड्यूस एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाता है, आंखों में पीलापन, जॉन्डिस जिसको जॉन्डिस कहते हैं, फीवर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद डार्क यूरिन का कलर गाढ़ा आता है, स्टूल का कलर गाढ़ा आता है, ठीक है। वीकनेस और फटीग, या जिसको कहते हैं लिथार्जी, कि बंदा बहुत वीक फील करना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद जॉइंट पेन्स होना शुरू हो जाते हैं। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और डायरिया, यानी पेट के डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, डायरिया हो सकता है इसके अंदर। पेन इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के राइट साइड पे पेन होगा। राइट साइड पे पेन क्यों होगा? क्योंकि लिवर की पोजीशन क्या है, लिवर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस जगह पर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में लिवर प्रेजेंट होता है, तो राइट साइड पे जो है पेन होगा। नोजिया और वॉमिटिंग इसके अंदर हो सकती है। तो ये तो इसके मेजर सिम्टम्स हो गए। उसके बाद हम आते हैं हेपेटाइटिस बी के ऊपर। हेपेटाइटिस बी इज अ प्रीडोमिनेंटली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस विद अ पार्टिकल डायमीटर ऑफ 42 नैनोमीटर। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जितने भी वायरसेस हैं ए बी सी डी ई जी, तो ये सब मोस्टली आरएनए वायरस हैं, लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस है वो डीएनए वायरस है, ठीक है। दिस सरफेस कोट प्रोसेस दी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। अब इसके ऊपर एक सरफेस कोट होता है जो हेपेटाइटिस बी एंटीजन होता है, जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज काम कर रही होती हैं। Hepatitis B virus causes roughly 60% of sporadic cases of actual viral hepatitis and is the leading cause of hepatitis in drug users, homosexuals and medical personnels. अच्छा, अब इसमें क्या जो है ये लीडिंग कॉज है, जो ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं, जो इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, उनके अंदर एक लीडिंग कॉज हेपेटाइटिस बी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फिर होमोसेक्सुअल्स के अंदर हेपेटाइटिस बी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। और मेडिकल पर्सनल्स, यानी जो बेचारे हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, वार्ड बॉयज़ हो गई, नर्सेज हो गई, उनके अंदर ये चीज़ कॉमन होती है। क्यों? क्योंकि गलती से भी अगर आपने ऐसे पेशेंट की नीडल प्रिक हो गई आपको, तो आपको ये इन्फेक्शन ईजीली लग सकता है। ट्रांसमिशन इज़ बाय कंटेमिनेटेड नीडल्स, जैसे मैंने बताया नीडल्स इंजेक्शंस वगैरह यूज़ करते हैं, तो कंटेमिनेटेड नीडल्स की वजह से जो है इसका ट्रांसमिशन रहता है। एंड बॉडी फ्लूइड्स लाइक सीमेन एंड सलाइवा, ठीक है, थूक के ज़रिए जो है ये फैल सकता है और सीमेन के ज़रिए ये फैल सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो आगे आ जाता है, बोथ आर कंसिडर्ड पेरेंटल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, यानी चांस के ऊपर है। तो पेरेंटल मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो चांस के ऊपर है इसके अंदर। फिर उसके बाद वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू नियोनेट। अब डायरेक्ट जो ट्रांस हो रहा है वो मदर जो फीड कर रही है, अगर मदर को हेपेटाइटिस बी वायरस है तो वो बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस डज नॉट स्प्रेड बाय द फीकल ओवल रूट, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस ए था वो ओरोफिकल रूट से ट्रांसफ़र हो रहा था, ये ओरोफिकल रूट से ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 6 वीक्स टू 6 मंथ्स, यानी 6 हफ्ते से 6 महीने तक ये दवा रहता है और इंक्यूबेट करता रहता है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है फिर ये अपने सिम्टम्स शो करना शुरू करता है। अच्छा, फिर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन लीड्स टू, अब
किस किस चीज़ की तरफ ये लेके जा सकता है। एन एसिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट, यानी कैरियर फॉर्म में लेके जा सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस विद पॉसिबल कंप्लीट रिकवरी, पॉसिबल कंप्लीट रिकवरी भी हो सकती है एक्यूट हेपेटाइटिस वायरस के अंदर। फिर क्रॉनिक हेपेटाइटिस इधर इंडोलेंट और प्रोग्रेसिव। ठीक है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस या तो आराम आराम से रुका रुका रहेगा या फिर एकदम से तेजी से बढ़ना शुरू होगा बॉडी के अंदर। प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज टू सिरोसिस, ठीक है, यानी क्रॉनिक अगर ये है तो वो सिरोसिस की तरफ ले जाएगा, विच लीड्स टू हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कहते हैं लिवर कैंसर को। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता अगर इसका प्रोग्रेशन क्रॉनिक की तरफ चला गया है तो पहले सिरोसिस होगी, सिरोसिस के बाद जो है कार्सिनोमा की तरफ ये चला जाएगा। और उसके बाद ये कि एक स्टेज ऐसी आती है कि ये नेक्रोसिस में भी जा सकता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो लिवर की नेक्रोसिस भी करवा सकता है। तो ये तो हो गई हेपेटाइटिस बी की बात। अब हेपेटाइटिस बी के सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं हमें? फीवर रहता है, हेपेटाइटिस बी के पेशेंट को फीवर रहता है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल भी नहीं लगती। उसके बाद नोजिया एंड वॉमिटिंग, उल्टियाँ आती हैं, मतली होती है। एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहता है, और पेट में किस जगह पर दर्द रहेगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, यानी राइट साइड पे दर्द होगा। फिर वीकनेस एंड फैटीग, थकान, लेथार्जी, ये सब होंगी इस कंडीशन में। और जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं हेपेटाइटिस सी की तरफ, जो एक तरह से बहुत ख़तरनाक वायरस माना जाता है। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों ही बहुत ख़तरनाक वायरस माने जाते हैं। हेपेटाइटिस सी वायरस इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। अच्छा, इससे पहले वाला बी जो था वो डीएनए था। ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, डिस्टिंक्टली रिलेटेड टू दी फ्लेविवायरस। फ्लेविवायरस एक फैमिली है, उससे रिलेटेड होता है ये। सिमिलर टू हेपेटाइटिस बी वायरस, एक्सपोजर टू ब्लड प्रोडक्ट्स, इसमें भी ब्लड का काम है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो उस वजह से भी हो सकता है। ब्लड प्रोडक्ट्स इज एन इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, हाई रिस्क ग्रुप इंक्लूड दोज हु रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे अभी मैंने पहले मेंशन किया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की मदद से हो सकता है। पेशेंट्स हु रिसीव हेमोडायलिसिस, यानी ब्लड चेंज करवाते हैं जो, और रीनल ट्रांसप्लांट यानी गुर्दे रिप्लेस करवाया है और वहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है। आईवी ड्रग एब्यूजर्स एंड मेडिकल पर्सनल। तो अभी आपने देखा कि हेपेटाइटिस बी और सी के जो कॉजेज हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस सी इज एक्सेप्ट फॉर होमोसेक्सुअलिटी इसमें मेंशन नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस के अंदर ज़्यादा कॉमन है। हेपेटाइटिस सी वायरस इज ट्रांसमिटेड पेरेंटरली। ठीक है, हेपेटाइटिस सी वायरस कॉजेज एक्यूट एंड क्रॉनिक हेपेटाइटिस, यानी एक्यूट हेपेटाइटिस भी हो सकता है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है इसके अंदर। एंड क्रॉनिक कैरियर स्टेट, अब क्रॉनिक हेपेटाइटिस होगा तो उसमें हो सकता है कि क्रॉनिकली वो कैरियर स्टेट में चला जाए। एंड इज ऑल्सो लिंक टू दी कॉजेशन ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। तो ये जो है ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करने में भी लिंक है ये इसका। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनिक अमंग द हेपेटाइटिस हेपेटोट्रोपिक वायरसेस, हेपेटाइटिस डी वायरस। अब हम आ गए हेपेटाइटिस डी वायरस पे। अच्छा, हेपेटाइटिस डी जिसको कहते हैं क्या कहते हैं, अपाहिज किस्म का वायरस होता है। वो खुद से तो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उसको हेपेटाइटिस बी की ज़रूरत पड़ती है। Unique among the hepatotropic viruses, hepatitis D virus requires help from hepatitis B virus to assemble complete viral particles. HDV hepatitis D virus appears in the hepatocytes as an RNA particle. अब ये भी देखें, ये भी RNA है particle with a diameter of 25 nanometer. However, a 37 nanometer particle found in the serum has a coat of hepatitis B virus antigen. ठीक है, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस का एंटीजन इसने अपने ऊपर लगा लिया है।
Hepatitis D virus infection occurs only in conjugation with hepatitis B virus. यानी hepatitis D virus का इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ hepatitis B virus के साथ ही हो सकता है. Hepatitis D virus spread in a parenteral fashion. ठीक है. अब आ जाते हैं hepatitis E virus. Hepatitis E virus is an unenveloped single-stranded RNA virus. अभी देखिए ये भी RNA वायरस है, unenveloped है, ठीक है, इसके बाहर कोई खौल नहीं होता. ट्रांसमिशन इज थ्रू फीकल ओरोफिकल रूट. जैसे हेपेटाइटिस ए का था ओरोफिकल रूट, इसी तरह हेपेटाइटिस ई का भी ओरोफिकल रूट है. डज नॉट लीड टू क्रॉनिक डिजीज. ये क्रॉनिक डिजीज की तरफ नहीं जाता बिल्कुल भी. इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर इज हाई मोर्टेलिटी रेट इन प्रेग्नेंट वुमेन. नॉर्मली प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर अगर ये हो गया है तो मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फुलमिनेंट हेपेटाइटिस. ठीक है, तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए हेपेटाइटिस ई वायरस बहुत ख़तरनाक साबित होता है. अच्छा, अब एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी. अब इसमें एक थोड़ा सा इसको ब्रीफ किया गया है. जैसे हेपेटाइटिस ए, हाउ इट्स स्प्रेड एंड प्रिवेंशन. हेपेटाइटिस ए कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो स्प्रेड हो सकता है. मे कॉज सीवियर लीवर डैमेज हो सकता है बहुत ज़्यादा इसके अंदर. और इसका क्योर क्या है? हेपेटाइटिस ए वैक्सीन. हेपेटाइटिस बी अब किस तरीके से होता है ये? बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू से, मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन, इंट्रावीनस ड्रग यूज़ और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन ट्रांसप्लांट. अब इसके अंदर ही क्या लिवर कैंसर या लिवर सिरोसिस की तरफ चला जाता है अगर ये ट्रीट ना किया जाए. इसकी वैक्सीनेशन जो होती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है. हेपेटाइटिस सी वायरस, ये भी बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जाता है, मदर टू इन्फेंट जाता है. ठीक है, इंट्रावेनस इंजेक्शंस के थ्रू जाता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी ये ट्रेवल करता है. और इसका भी जो है एंड इफेक्ट जो है अगर ये ट्रीट ना किया जाए तो लिवर कैंसर और लिवर सिरोसिस की तरफ ले जाता है. एंड अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी वायरस की अब तक कोई वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है. तो होपफुली आपको हेपेटाइटिस का लेक्चर जो है वो काफ़ी हद तक समझ आया होगा. एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए. हो सकता है शेयर करने से किसी का भला हो जाए, किसी की इन्फॉर्मेशन में फ़ायदा हो, इजाफ़ा हो. तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अभी जाती हुई सर्दियां हैं और जाती हुई सर्दियां ख़तरनाक होती हैं क्योंकि हवाएं चलती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, चेस्ट इन्फेक्शन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं, फ्लू वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो प्लीज़ अपने आप को अपनी केयर करें और तब तक के लिए टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अच्छा, एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना भूल गया. लेक्चर तो कंप्लीट हो गया है. अब होम्योपैथिक मेडिसिन्स जो हैं बहुत सारी हैं जो आपके लिवर के ऊपर अफेक्ट करती हैं और लिवर को क्योर की तरफ लेकर जाती हैं. सबसे पहले तो कार्डियोस जो है वो एक आइडियल लिवर टॉनिक है. फिर आ जाती है आपकी मेडिसिन चैलिडोनियम भी आपके लिवर प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से कवर करती है. और उसके अलावा फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए मेडिकेशंस के बारे में तो काइंडली आप मुझे कमेंट्स में लिखिए. आप मुझे मेरे फेसबुक पेज जो एंड पर स्क्रीन के नीचे लिखा हुआ है उस पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं. तो होपफुली इंशाल्लाह आई डेफिनेटली हेल्प यू, आई डेफिनेटली गाइड यू. सो टिल देन टेक केयर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.